बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं पर की आपत्तिजनक टिप्पणी पर माफी मांग ली है। बयान देने के दूसरे दिन उन्होंने विधानसभा के बाहर और सदन में कई बार हाथ जोड़कर खेद प्रकट किया है। नीतीश कुमार ने कहा, मेरे बयान से किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं माफी मांगता हूं। मैं अपनी खुद निंदा करता हूं। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं बल्कि मैं इस बात को लेकर सभी से माफ़ी मांगता हूं। जनसंख्या नियंत्रण के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। मेरा मकसद सिर्फ शिक्षा के बाद जनसंख्या वृद्धि में आ रहे परिवर्तन को बताना था। मैं माफ़ी मांगता हूं। मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं। अगर मेरी कोई बात कहना गलत था, मेरी किसी बात से दुख पहुंचा है तो माफ़ी मांगता हूं। अगर मेरे बयान की कोई निंदा कर रहा है तो हम माफ़ी मांगते हैं। कई बार नीतीश कुमार अब माफ़ी मांग रहे हैं। जो उनसे इस पर सवाल पूछ रहा है वो तुरंत माफ़ी मांग ले रहे हैं। गलती करने के बाद माफ़ी मांग लेना एक बड़ी बात भी होती है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश कुमार एक ऐसे पद पर बैठे हैं, वो जितनी बार भी माफ़ी मांगेंगे उनका वो जो बयान है वो उनके लिए परेशानी का सबब बना रहेगा। अब इसके बाद नीतीश कुमार कह रहे हैं, इसके बावजूद कोई मेरी निंदा करता है तो मैं उसका अभिनंदन करता हूं। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा, ऐसी बात नीतीश कुमार के मुंह से गलती से निकल गई। उन्होंने माफी भी मांगी है। सदन चलते रहने देना चाहिए। मुख्यमंत्री को अपनी बात का पछतावा है। बिहार में विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। नीतीश विधानसभा पहुंचे तो बाहर बीजेपी विधायक नारेबाजी कर रहे थे। उन्होंने मीडिया के सामने अपने जनसंख्या नियंत्रण वाले बयान पर माफी मांग ली। इसके बाद सदन की कार्यवाही शुरू हुई। अंदर भी बीजेपी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। वो उनके इस्तीफे की मांग पर अड़े थे। नीतीश कुमार ने सदन के अंदर अपनी बात रखी और फिर माफी मांगी। इस दौरान बीजेपी विधायकों ने सदन में कुर्सियां उठा ली। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इनका नाम नोट करो, कार्यवाही होगी। इसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में मंगलवार को पेश जातीय आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट पर हुई बहस के बाद मुख्यमंत्री जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा था कि महिला शिक्षित होगी तो गारंटेड प्रजनन दर कम होगी। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने पति और पत्नी के संबंध और प्रजनन प्रक्रिया का भी जिक्र किया। दरअसल उनके कहने का मतलब यह था कि पढ़ी लिखी पत्नी गर्भधारण के अवसरों से बचती है, इसलिए जन्म दर कम हुई है। हालांकि उन्होंने जो बोला वो शब्दशः आपको हम बोलकर बता भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो आपत्तिजनक बयान था। और एक मुख्यमंत्री सदन में इस तरह का बयान दे, ये बहुत ही शोचनीय विषय है। ये बहुत ही तकलीफ का विषय है। यह मामला और क्यों गंभीर हो गया? दरअसल बयान पर विधान परिषद में बैठी बीजेपी की महिला सदस्य निवेदिता सिंह फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने कहा कि आज वो शर्मसार हो गई। इधर राष्ट्रीय महिला आयोग ने बयान की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री से माफी मांगने को कहा था। नीतीश कुमार के बयान पर चारों तरफ से प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। आपको ये भी बताते हैं कि किस तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा, भले ही उन्होंने माफी मांग ली है लेकिन पूरा बिहार शर्मसार हुआ है। उन्हें इस तरह का बयान देने की हिम्मत उनकी कैसे हो गई? केवल माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। उन्हें सभी महिलाओं के सामने हाथ जोड़कर यह कहना चाहिए कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है और आगे ऐसी कभी भी गलती नहीं करेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार अब जो भी उनसे सवाल पूछ रहा है बार बार माफी मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं माफी मांगता हूं, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। यानी उनको एहसास भी हो रहा है कि उन्होंने जो कुछ कहा है वो गलत कहा है। तो जो मांग की जा रही है दरअसल वो मान ली है उन्होंने, लेकिन ये विवाद इतनी आसानी से थमने वाला नहीं है। वहीं AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और विधानसभा में उन्होंने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया वो अश्लील है। आप कहीं सड़क पर ये बात नहीं बोल रहे थे, उन्हें समझना चाहिए था। मैं मांग करता हूं कि वो अपना बयान विधानसभा में वापस लें और उन्होंने बहुत गलत संदेश बिहार की महिलाओं को दिया है। केंद्रीय मंत्री RK सिंह ने कहा, हमें शर्म आती है कि वो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं। मुझे लगता है कि बिहार के सभी व्यक्तियों को शर्म आ रही होगी, क्योंकि उनका CM ऐसी अश्लील भाषा का इस्तेमाल कर ये तीसरे दर्जे का बयान दे रहा है। गृह राज्य मंत्री और बीजेपी नेता नित्यानंद राय ने कहा, यह बहुत आपत्तिजनक है। नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से महिलाओं को लेकर बयान दिए हैं ये अमर्यादित है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है और इस बयान के पक्ष में तेजस्वी यादव का बयान भी आपत्तिजनक है। नीतीश कुमार अब CM पद पर रहने के लायक नहीं है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा, उन्होंने विधानसभा में जिस तरह का बयान दिया है वो C ग्रेड फिल्म का डायलॉग लग रहा था। यह बयान उन्होंने विधानसभा में सभी महिलाओं और पुरुषों के सामने कहा या ये बात कही, और सबसे बुरा ये था कि वहां पर बैठे पुरुष इस पर हंस रहे थे। उन्होंने आज इस पर माफी मांगी है, लेकिन केवल माफी मांगना इसका उपाय नहीं है। बिहार में स्पीकर को उनके खिलाफ एक कदम उठाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में अपने तर्क देते हुए कई आंकड़े बताए। उन्होंने कहा कि राज्य में 6 वर्ष से छोटे बच्चों की संख्या 2011 में 18.46% थी, जो घटकर 13.6% रह गई है। बिहार में पिछले साल प्रजनन दर 2.9% पर पहुंच गई, जो पहले 4.3% हुआ करती थी। जनसंख्या नियंत्रण में बड़ी भूमिका
बालिका शिक्षा की है, यही कारण है कि राज्य में बालिकाओं की शिक्षा पर हमने जोर दिया है। वो ये आंकड़े बता रहे थे और महिलाओं के शिक्षित होने की बात कर रहे थे। उनका ऐसा मानना था कि अगर महिला शिक्षित होगी तो वो उन तरीकों का इस्तेमाल कर सकती है या गर्भ धारण करने के पहले वो ज़्यादा सचेत हो सकती है। लेकिन जिस तरह का बयान, इस बात को जिस तरह से उन्होंने समझाया था, वो मैं भी अभी आपको बता नहीं सकता हूं, या उनका बयान सचमुच आपत्तिजनक है। और ये अब सभी नहीं कह रहे हैं, खुद नीतीश कुमार भी मान रहे हैं। वो इसके लिए बार बार माफ़ी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं अपना बयान वापस लेता हूं। लेकिन जैसा ओवैसी ने कहा है कि उनको बयान अब विधानसभा में वापस लेना चाहिए, तो इस पर अभी सियासत थमने वाली नहीं है। जमकर निंदा हो रही है नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार भी डिफेंसिव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इस पर वो क्या और स्टैंड लेते हैं, किस तरह से अपनी बात को रखते हैं, या फिर किस तरह का दबाव उन पर बनता है, ये देखने वाली बात होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में सेक्स एजुकेशन को लेकर एक भाषण दिया। अब इसकी बड़ी निंदा हो रही है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि मैंने तो महिलाओं की शिक्षा की बात की थी, हमने यूं ही बातें कह दी थी, अगर कोई आहत हुआ है तो मैं माफ़ी मांगता हूं। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने सदन में भी माफ़ी मांगी है। सदन में बोलते हुए नीतीश ने कहा कि हम महिलाओं की शिक्षा पर जोर देते हैं। अगर मेरी किसी बात से तकलीफ हुई है तो अपने शब्द वापस लेता हूं। मैं अपनी खुद निंदा करता हूं। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं बल्कि दुख भी प्रकट कर रहा हूं। वहीं विपक्ष के विधायक इस दौरान सदन में हंगामा करते दिखाई दिए। नीतीश कुमार जो कहना चाह रहे थे, एक बार आंकड़ों के जरिए उसके सच को समझते हैं। हालांकि उनकी जो भाषा थी वो बहुत विवादास्पद हो गई, आपत्तिजनक वो भाषा है, उसको सामने नहीं रखा जा सकता। और खुद अब उनको एहसास हो रहा है इस बात का। लेकिन जो वो बात कहना चाह रहे थे, वो जो आंकड़े थे, बिहार की स्थिति, जनसंख्या, महिला शिक्षा, इससे उनके मायने क्या थे, ये जरा व्यवस्थित तरीके से समझने की कोशिश करते हैं इस एक्सप्लेनर में। आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद तीसरे नंबर पर बिहार है, लेकिन साक्षरता दर के मामले में सबसे नीचे है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में पुरुष और महिला की साक्षरता दर में 20% से ज़्यादा का अंतर है। बिहार में पुरुषों की साक्षरता दर 76% से ज़्यादा है, जबकि महिलाओं की 55%, यानी हर 100 में से 76 पुरुष और 55 महिलाएं पढ़ना लिखना जानते हैं। पढ़ाई लिखाई और आबादी का कनेक्शन एक उदाहरण से समझते हैं। केरल देश का सबसे शिक्षित राज्य है। 2011 की जनगणना के मुताबिक यहां की 94% आबादी शिक्षित है। केरल में महिलाओं की साक्षरता दर 1991 में 86% थी, जो 2001 में बढ़कर 88% और 2011 में बढ़कर 92% हो गई। इससे आबादी बढ़ने की दर यानी पॉपुलेशन ग्रोथ में भारी कमी आई। 1991 से 2001 के बीच केरल में आबादी बढ़ने की दर 9.32% थी, जबकि 2001 से 2011 के बीच केरल की आबादी 4.9% बढ़ी। इसी तरह बिहार में 2001 में महिलाओं की साक्षरता दर 33% थी, जो 2011 में बढ़कर 53% से ज्यादा हो गई। इसका असर आबादी बढ़ने की दर पर भी दिखा। 1991 से 2001 के बीच बिहार में 29% की दर से आबादी बढ़ी, जो 2001 से 2011 के बीच थोड़ी कम होकर 25% हो गई। इतना ही नहीं, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की 2020 की रिपोर्ट से भी यह साफ होता है कि पढ़ाई और फर्टिलिटी रेट यानी प्रजनन दर में सीधा सीधा कनेक्शन है। यह रिपोर्ट बताती है कि अशिक्षित मां में फर्टिलिटी रेट 3.1 है, जबकि शिक्षित मां में यह दर 1.9 है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक फर्टिलिटी रेट यानी एक महिला अपने जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म दे रही है या दे सकती है। SRS की रिपोर्ट बताती है कि अगर मां अशिक्षित है तो वह अपने जीवन में औसतन 3 बच्चों को जन्म देती है। वहीं अगर मां शिक्षित है तो वो 2 या उससे भी कम बच्चे पैदा करती है। महिलाओं में फर्टिलिटी रेट उनकी पढ़ाई बढ़ने के साथ और कम होता जाता है। मसलन अगर मां ने 10वीं तक की पढ़ाई की है तो उसमें फर्टिलिटी रेट 1.9 है, लेकिन ग्रेजुएशन या उससे ज्यादा की पढ़ाई की है तो यह दर 1.6 है। हालांकि बिहार इस मामले में काफी पीछे है। बिहार में शिक्षित महिलाओं में फर्टिलिटी रेट 2.8 है, जो राष्ट्रीय औसत 1.9 से कहीं ज्यादा है। इसी तरह अशिक्षित महिलाओं में फर्टिलिटी रेट 3.8 है, जबकि राष्ट्रीय औसत 3.1 है। NFHS 5 के आंकड़ों के मुताबिक एक सर्वे होता है, उसके मुताबिक महिलाओं का शिक्षा स्तर जितना ज्यादा होता है, उनका फर्टिलिटी रेट या संतान उत्पत्ति कितनी वो करती हैं अपने जीवन में, वो उतना ही कम होता जाता है। 12वीं या उससे आगे की पढ़ाई करने वाली महिलाएं अपने जीवन काल में औसतन 1.8 बच्चों को जन्म देती है, जबकि कभी स्कूल न जाने वाली महिलाएं औसतन 2.8 बच्चे पैदा करती हैं। ये आप आंकड़ों से समझ रहे हैं, जब इस तरह की बात की जाती तो 100 पर कितना आंकड़ा आ रहा है, उस आधार पर ये परसेंटेज वाइज बातें कही जाती हैं। और ये आंकड़े जो होते हैं इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं, कोई भी एनालिटिक्स आपको ये समझाती है कि आमतौर पर पूरी आबादी में क्या चल रहा है। एक सैंपल साइज उठाया जाता है, सर्वे किया जाता है और उस
उससे फिर अंदाज़ा लगाया जाता है कि ट्रेंड्स क्या है, यानी पढ़ाई लिखाई बढ़ेगी तो आप जनसंख्या नियंत्रण के प्रयासों में आगे बढ़ सकते हैं, महिलाएं शिक्षित होंगी तो वो बच्चों को जन्म देने के विषय में किस तरीके से विचार करती है, इन सारी चीज़ों को एनालाइज किया जा सकता है। 2 बच्चों में जन्म का अंतर कम से कम 24 महीने होना चाहिए। भारत में 2 बच्चों में जन्म के बीच औसतन 32.7 महीने का अंतर होता है। पढ़ाई लिखाई का अंतर भी जो है वो भी महत्वपूर्ण होता है और इस अंतर का असर इस पर भी पड़ता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर भी पड़ता है। स्कूल जाने वाली महिलाओं के 2 बच्चे में औसतन 36.1 महीने का अंतर होता है, लेकिन जो महिलाएं कभी स्कूल नहीं गई उनके 2 बच्चों में करीब 30 महीने या 31 महीने का अंतर होता है। भारत में एक महिला औसतन 21 साल की उम्र में अपने पहले बच्चे को जन्म देती है। अगर महिलाएं कभी स्कूल या एक महिला की बात करें वो कभी स्कूल नहीं गई है तो उसका पहला बच्चा औसतन 20 साल की उम्र के आसपास हो जाता है, लेकिन अगर उसने 12वीं या उससे ज़्यादा की पढ़ाई की है तो करीब 25 साल की औसतन उम्र के आसपास बच्चा होता है। जैसे जैसे लड़कियां शिक्षित होती हैं उनमें टीनेज प्रेगनेंसी भी कम देखने को मिलती है। जैसे पुराने ज़माने में आप देखते होंगे या आप अपने परिवारों में भी कई बार देखते हैं कि बड़े कम उम्र में बच्चे होते थे और अब जो है वो शादी की उम्र भी बड़ी है और बच्चे जो होते हैं उनकी उम्र भी बड़ी है, और ये स्टडी इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होती है और शिक्षा का सीधे इससे आप अब रिलेशन देख सकते हैं। अगर पहले की बात करें तो 15 से 19 साल की 18% लड़कियां जिनकी कोई स्कूलिंग नहीं हुई है उनमें टीनेज प्रेगनेंसी देखी गई है। ये आज की भी स्थिति है, जबकि 12 या इससे आगे की पढ़ाई करने वाली महज 4% महिलाओं में ही टीनेज प्रेगनेंसी देखी गई है। देश में 1/3 पुरुष ऐसे हैं जिनका मानना है कि फैमिली प्लानिंग की जिम्मेदारी सिर्फ महिलाओं की ही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक 35, ये 5वां सर्वे है ऐसा, 35% से ज़्यादा पुरुषों का मानना है कि फैमिली प्लानिंग करने का काम महिलाओं का है और उन्हें इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बिहार में करीब 50% पुरुष ऐसा ही सोचते हैं। इतना ही नहीं, देश में 20% पुरुष तो ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि अगर कोई महिला कंडोम जैसे कोई गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करती है तो उसके और कई पुरुषों के साथ संबंध हो सकते हैं। इस तरह के कई सवाल पूछे जाते हैं और उसमें कई चौंकाने वाली जानकारियां आती हैं, इनको बड़ा माइन्यूटली जज किया जाता है। अब बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो यही बातें समझा रहे थे, लेकिन शब्द जो हैं बहुत साइंटिफिक ना होकर बहुत ही सतही स्तर के हो गए थे, जिनको सड़क पर भी कोई बात नहीं करता है। और जिस तरह की बात मैं कर रहा हूं उसमें बिहार में 14% पुरुषों की इस तरह की सोच है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं बड़ी तादाद में लोग इस तरह की सोच रखते हैं। इसके अलावा भारत में 97% पुरुषों और 87% महिलाओं को कंडोम के बारे में पता है। 55% से ज़्यादा पुरुष मानते हैं कि अगर कंडोम का सही से इस्तेमाल किया जाए तो अनचाही प्रेगनेंसी रुक सकती है, पर इसके बावजूद देश में सिर्फ 9.5% पुरुष ही कंडोम का इस्तेमाल करते हैं, यानी 10 में से 1 पुरुष ही ऐसा है जो इसका इस्तेमाल करता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये आंकड़े जो हैं कितनी डिटेलिंग में जाते हैं और जनसंख्या किसी भी राज्य के देश के विकास के लिए चीन ने किस तरह के खतरनाक कदम उठाए थे, जिनको अमानवीय भी कहा जाता है, इतिहास में दर्ज है और इसके ऊपर कई डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी हैं जो बताती हैं कि किस तरह की बर्बरता की गई थी जनसंख्या को रोकने के लिए। भारत जो है वो कभी भी इस तरह के प्रयासों के लिए नहीं जाता है। भारत में जागरूकता ही सबसे महत्वपूर्ण है और इसमें स्त्री शिक्षा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है और शायद यही बात जो है नीतीश कुमार रखना चाहते थे, लेकिन भाषा गड़बड़ा गई।